नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी संचयन भाग 1 का अध्याय पाठ 1 गिल्लू। इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा, जो छायावादी कवित्री मानी गई है। इन्होंने गिल्लू, जो कि एक गिलहरी है, उनके बारे में इस कहानी में बताया। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। गिल्लू महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 1907 से 1987 माना गया है। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही यानी जूही पुष्प का एक प्रकार जो पीला होता है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। अनायास यानी अचानक, हरितिमा यानी हरियाली। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण यानी छोटा जीव, परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से छुआ छुएल जैसा खेल खेल रहे हैं। छुआ छुएल, चुपके से छूकर छुप जाना और फिर छूना। यह काकभुसुंडी पे विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। समादरित का अर्थ है विशेष आदर। अनादरित का अर्थ आदर का अभाव, तिरस्कार। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरण होना पड़ता है। अवतीर्ण का अर्थ होता है प्रकट करना। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ परिजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश उनकी कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। यानी जब दूर रहने वाले लोग हमारे घर आते हैं तो हमारी छत पर कौवे आकर बैठते हैं, और वो जब काव काव करते हैं तो हमें ये संकेत मिलता है कि हमारे परिजन हमसे मिलने आएंगे, यानी कोई मेहमान हमारे घर पे आएगा। कर्कश शब्द का अर्थ होता है कटु, कानों को न भाने वाली आवाज़। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रस्तुत करते हैं। जो पक्षी काव काव करके कर्कश ध्वनि से पुकारता है तो हम उसको अच्छा नहीं मानते। यहाँ लेखिका बताती है कि उसका काक पुराण के विवेचन में जब वो उसके बारे में बात कर रही थी तो अचानक एक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा कि गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। यानी जैसे ही वो गिरा तो कौवे की दृष्टि तो तेज होती है, वो वहाँ पर अपनी भोजन की तलाश में आने लगे हैं। काकध्वज की चोंच के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। यानी कौवे की चोंच के 2 घाव करना उस छोटे से जीव के लिए तो बहुत थे, वो कभी भी चला जा सकता था, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। काकध्वज यानी 2 कौवे आए, और निश्चेष्ट का अर्थ होता है बिना किसी हरकत के। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मेरा मन नहीं माना, यानी लेखिका का मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से उसका रक्त पहुँचा, उसके घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। इसे आप अंडरलाइन करें। रुई के पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुँह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कुछ घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी अंगुली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतिया जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगी। आश्वस्त का अर्थ होता है निश्चिंत होकर।
3-4 महीने जब बीत गए तो उसके निघनत का अर्थ होता है चिकना। विस्मित, विस्मित का अर्थ है आश्चर्यचकित। धब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित कर देने लगी थी। यानी उसकी ऐसी सुंदर आंखें सबको आश्चर्यचकित में डाल देती हैं। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। यानी लेखिका उन्हें गिल्लू के नाम से पुकारने लगी। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया, जिसे हम देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे, उसको हम डलिया कह सकते हैं, उस डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से को खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष जब गिल्लू को हो गया, घर पे रहा, वह स्वयं अब बाद में धीरे धीरे उसको आदत पड़ गई। वह हिलाकर अपने घर में जुड़ता और अपनी कांच के मानकों सी आंखें से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता। जब मैं लिखने बैठती, यानी लेखिका लिखने लगती, तो अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि वह कुछ न कुछ ऐसे कार्य करता कि मेरा ध्यान हटकर उसकी तरफ जाए। उसके एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक अक्सर सर से पर्दे तक, यानी सिर से लेकर पर्दे पर चढ़ता और वहाँ से फिर वो मेरे पास आता। इस प्रकार से वो चक्कर लगाता रहता, फिर उसी तेज़ी से वो उतर भी जाता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठ पाती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती, उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात यानी छोटा शरीर जो लिफाफे के भीतर अंदर रहता, यानी आधा शरीर उसका अंदर की तरफ लिफाफे में और बाहर उसका चेहरा निकल जाता। इस प्रकार से वो जब व्यस्त होती तो उसे उसको अपने पास बिठा लेती। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता रहता। यानी उसको फेवरेट क्या था? काजू और बिस्किट। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया, यानी उसका फर्स्ट साल में जो पहला वसंत है वो आया। नीम चमेली की गंध, उसकी सुगंध अंदर तक आ रही थी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। यानी लेखिका सोचती है कि इस तरह से अगर मैं इसे कैद करूँ तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा, क्यों ना मैं इसको आज़ाद कर दूँ। इसका भी जीवन है, ये भी बाहर जाएगी, अपनी इच्छा से स्वतंत्र घूमेगी तो इसको अच्छा लगेगा। लेखिका कीले निकाल कर जाली का एक कोना खोल देती है और उस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। जैसे ही वो वहाँ से निकला उसको बड़ी आज़ादी महसूस हुई। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या जो थी। यानी घर में बिल्ली और कुत्ते भी थे तो छोटे जीव को उनसे बचाना जरूरी था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। अब लेखिका बताती है कि मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरी के झुंड का नेता बना रहता। यानी वो लीडरशिप बाहर करता रहता, डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। इस प्रकार से वह लेखिका के साथ रहता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों के पीछे छुप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में छुप जाता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे पास मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आया, लेकिन गिल्लू उनमें अपवाद था, यानी सामान्य नियम को बाधित या मर्यादित करने वाला था।
मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाता चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया और जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। इस प्रकार से वो खाना भी सीख गया था। काजू उसका सबसे प्रिय खाद्य था, खाद्य यानी भोजन। कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खानों की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक दिया करता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। उसको उम्मीद थी कि लेखिका उसके पास आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। घोंसला यानी नीड, रहने की जगह, सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाया करता था। उसे भी लेखिका की चिंता बनी रहती थी। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सराहता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका यानी सेविका। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता और न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता कि ठंडक भी उसे मिलती रहे। गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं थी, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यात्रा में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही अंगुली पकड़कर हाथ से चिपक गया। उसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। मरणासन का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु निकट हो, मृत्यु के समीप पहुंच जाना। अब उसकी स्टेज आ गई थी कि वह अब नहीं बचेगा। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता का अर्थ होता है गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए चला गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता। यानी बहुत साल बीत गए। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गात का किसी वासती दिन जूही के बेताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। बेताब यानी पीले रंग के छोटे फूल। उम्मीद है बच्चों आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम एक नए अध्याय में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।